कल बड़ी खबर आई देर शाम। मिडिल ईस्ट में फिलहाल सीजफायर चल रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही है और जंग अभी पूरी तरह खत्म होने के आसार अभी तक ऐसे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों की नाकेबंदी चल रही है। इस बीच कल ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि उनके दोस्त ट्रंप से उनकी बातचीत हुई है, उसमें हॉर्मुज को लेकर के भी बात हुई है। चर्चा इस मुद्दे पर हुई कि कैसे हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए, कैसे यहां से दुनिया भर के जहाज बेरोक टोक गुजर सकें ताकि एनर्जी, गैस, फर्टिलाइजर इनकी शॉर्टेज दुनिया से दूर हो सके। अच्छा, यहां गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना अभी मौजूद है और अब वो उन जहाजों को रोक रही है जो ईरान से होकर के आ रहे हैं। ऐसी शिप्स जो ईरान को टोल देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी रोक रही है। उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर का ये पोस्ट आया। पोस्ट क्या मतलब, उनकी बातचीत हुई ट्रंप से और 40 मिनट की बातचीत बताई जा रही है। अभी हालांकि इन्हीं दिनों भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता नहीं हुआ है उसको लेकर के भी बात थोड़ी आगे बढ़ी हुई है। सर्जियो गौर भी उस ओर इशारा कर चुके हैं जो उनके यहाँ पर एम्बेसडर हैं। तो वो सारी बातें प्रधानमंत्री इस पोस्ट में लिखी हैं। लेकिन भाई, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का युद्ध ही बनी हुई है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री की ट्रंप से बात हुई होगी। 40 मिनट में तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। भारत लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका ओपनिंग रिमार्क्स जो है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इसको काफ़ी एम्फसाइज करके लिखा है। इसीलिए अब ये बात करेंगे कि भारत की इस युद्ध में, इसको रुकवाने में, बातचीत में कहीं कोई भूमिका इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है क्या कि नहीं दे रही है। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सर, भारत क्या, मतलब ये तो कोई नहीं बता सकता क्या बात हुई, बट हम कहाँ खड़े हैं अभी? मुझे लगता है कि कल जो चीन का स्टेटमेंट था, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, वो उन और जो रसिया के विदेश मंत्री जो चीन गए, बीजिंग गए, उसने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता जरूर बढ़ा दी हुई। और जो आज न्यूज़ रिपोर्टिंग मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, उससे निष्कर्ष निकल करके आया कि 40 मिनट की बैठक में व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके अतिरिक्त क्वाड की बैठक और इंडो पैसिफिक रीजन में हम और बेहतर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। देखिए, इसी कहानी कुर्सी में हम बार बार कह रहे थे कि जब ईरान और इजराइल की जंग वगैरह की बात थी तो हम बार बार कह रहे थे कि ईरान के तरफ से, इंडो पैसिफिक की तरफ से अमेरिका ने अपने अटेंशन हटा लिए हैं और वो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट पर आकर के फोकस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको, और इस सिलसिले में उन्होंने भारत को बहुत इग्नोर किया। हमारे देश में बहुत सारी चली, बहुत न्यूज स्टोरी चले, जिस प्रकार से संबोधन किया उन्होंने, वाकई वो बहुत खराब था और मैंने एक तल्खी, रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई थी। मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ रही है कि भारत के साथ मित्रता कितना आवश्यक है, उनके लिए भी, व्यापार के मामलों को लेकर के भी और सामरिक मामलों को लेकर के भी। इस सामरिक मामलों में ट्रंप का झंझट निपटाने में हम क्या ऑफर कर रहे हैं? देखिए, क्या कर सकते हैं? हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में जब मोर्चा खुलेगा तब हम वहां पर उनके बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने कल एक और बड़ी बात कही। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होगी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान में जाकर बातचीत कर सकते हैं ईरान से, और उन्होंने कहा कि कुछ तो हम बड़ा हासिल करेंगे, वरना हम ऐसी, वो उन्होंने बात ही हो रही थी कि पाकिस्तान में जाएंगे या किसी और देश में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में जाएंगे, हमने वहां पहले भी बात की है। और फिर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में जाकर के बात करेंगे। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कल ही ये बातचीत दोबारा हो सकती है। अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि जेडी वैंस ही इसको लीड करेंगे या अमेरिका का डेलीगेशन कब रवाना होगा, मगर पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर हो सकता है, इसका इशारा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर उनका बयान भी है। फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं। ये जो पहले हो रहा था कि कोई समझौता होगा, फिर अब उन्होंने कहा है कि हम कोई बहुत बड़ी डील करेंगे। ईरान वॉर को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता और पूरी दुनिया उसे सर कह रही होती, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अब जल्द ही ये लड़ाई खत्म होगी। लड़ाई खत्म हो गई क्या? लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। हम लोग पहले भी इस पर चर्चा करते रहे कि लड़ाई न तो ऐसे खत्म होने वाली है, न बातचीत भी ऐसे खत्म होने वाली है। बातचीत की काम चल रहा है और अब इतना समय बीत गया है तो बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है।
बातचीत करें, और ट्रंप साहब को भी अब समझ में आ गया कि अब ठीक है, जितना हो गया, इस वॉर से निकलना है तो बातचीत करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पास पहुंच रहे हैं वॉर के ख़त्म होने के लिए। और जो बात अक्सर मैं कहता रहा हूँ कि बातचीत के लिए ज़रूरी है कि वॉर ज़्यादा तेज़ी से चलती रहे, तभी आप वॉर के नहीं, मतलब इसको नेगोशिएशन के लिए ये एक तरीका है, क्योंकि आप नेगोशिएशन तभी कर सकते हैं जब आप किसी पर दबाव डाल रहे हो। आप किसी भी स्थिति में आ जाएं, दोनों लोग खुश बैठे हुए हैं या कोई सोच रहा है किसी के फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बातचीत होती नहीं। तो इसलिए वो अब इस स्थिति में आ गया है। ईरान का भी बड़ा नुकसान हो गया है, अमेरिका को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वॉर को ख़त्म करने के रास्ते पर पहुंच गए। और अब तो ऑफिशियली इस्लामाबाद टॉक्स हो गई हैं। भारत उसको बार बार में इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब ये ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान दूसरी बार भी जाएंगे तो फिर तो उसका नाम इस्लामाबाद टॉक्स कर दिया गया है। हाँ, तो मतलब ये जो सारी वॉर पर बातचीत हो रही है, अब उसी को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए समझ लीजिए कि ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया होगा, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण देश है अमेरिका की दृष्टि से भी और दुनिया के नज़रिए से भी। तो वो ये समझें कि भाई भारत कभी ये समझे कि उनको इग्नोर किया गया, पाकिस्तान के भरोसे ये चल रहा है, तो वो कॉम्पनसेट भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसमें कोई भूमिका मुझे भारत की अब नहीं लगती है कि कोई भूमिका होगी। अब देखिए, जो जेडी वैंस कह रहे हैं वो बात तो बहुत बड़ी है, वो शर्त भी बड़ी रख रहे हैं कि आप न्यूक्लियर से तौबा कर लो और ये अपने प्रॉक्सीज को बढ़ावा देना बंद कर दो, हम तुमको नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, तुम भी व्यापार करो, तुम्हारे लोग भी आगे बढ़े, कोई सैंक्शंस नहीं रहेगी, तुम ओपन मार्केट में अपना तेल बेचो, जो करना है वो करो, जैसे और पूरी दुनिया करती है। तो ये ऑफर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बात अटकी कहाँ हुई है? पिछली बार का जो इस्लामाबाद में बात हुई, उसके बाद ईरान के डेलीगेशन के सरकार के हर स्तर से ये बात आई कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर मतलब सिविल न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कि हथियार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन सिविल न्यूक्लियर हमारा राइट है। तो उस पर अमेरिका ये कहता है और दुनिया ये पूछती है, और बिल्कुल ठीक पूछती है, कि आपको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये 65% या कितना प्रतिशत एनरिच्ड यूरेनियम क्यों चाहिए? इतना क्यों तुमने उसको एनरिच किया हुआ है? इसमें एक और बीच में बड़ी बात आई थी, जो एक बहुत पुराना ऑफर है, लेकिन वो अभी तक रशिया ने कहा कि वो अवेलेबल है अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहें, कि मैं इसका सारा यूरेनियम अपने पास रख लेता हूं। जब यूएसएसआर टूटा था तो यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर थे, तो उसने भी अपना न्यूक्लियर हैंडओवर कर दिया था। ये ईरान से ऐसा करने की बात कह रहे हैं और ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। तो जिद पे कौन है, ईरान या अमेरिका? बताएं त्रिपाठी जी। और दूसरे दौर में क्या मिल जाएगा? जिद पे दोनों ही हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों की जिद है वो दिखावटी है। पहली बात तो ईरान जो ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल रिच एरिया है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी की कतई कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम एनर्जी के लिहाज से कहें तो फैक्ट समझना चाहिए, उसकी नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अमेरिका न्यूक्लियर बनाएगा और ईरान नहीं बनाएगा, तो ये कौन सा तर्क हुआ भाई? ये तो कैसे हो सकता है कि एक तो बनाएगा, एक तो हिरोशिमा नागासाकी धाए धाए मारेगा और दूसरे को कहेगा ना बनाओ? तो ये बिल्कुल वो सिद्धांत नहीं। लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि यहां तो हौती है, हमास है, हिजबुल्ला है, टेररिस्ट फ्रंट को सीधे सीधे वो सपोर्ट करता है, उनके लिए वो खड़ा होता है, उनके लिए वो बातचीत तोड़ देता है। मुझे ये लगता है कि दोनों, जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो देशज में शब्द आता है कि अघा गए हैं लड़ लड़के, उनको अपनी औकात समझ में आ गई है। दो के दोनों अपनी लिमिट जान गए कि यहां तक गए, इसके आगे हमारी अब हैसियत नहीं। दोनों थके हुए हैं, परेशान हैं, दुनिया में सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। बातचीत लगभग हो चुकी है, ये युद्ध आगे जाते हुए नहीं दिखता है, जो ट्रंप बोल रहे हैं वो भी। और एक मैं बात गंभीरता से कहूंगा, मैं थोड़ा सा असहमत हूं विजय जी से। उन्होंने कहा कि वो कंपनसेट करने के लिए पीएम को फोन किया। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। जो कोई भी गंभीर देश हो, चीन रोज अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान को वो टेबल पर लाने में उसकी भूमिका है। भारत और भारत के विदेश मंत्री, भारत की डिप्लोमेसी की इस पूरे झंझट में एक मिड पॉइंट पर लाने की, शांति की तरफ ले जाने की भूमिका है। लेकिन वो इस तरह से कोई पीस डील ब्रोकर करे, कोई मध्यस्थ हो, ऐसा वो नहीं चाहता है। और ट्रंप अकेले अगर किसी एक नेता को फोन करते हैं तो पहले 24 मार्च को भी पीएम नरेंद्र मोदी को, और अभी ताजा वो भी नरेंद्र मोदी को। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिए, अब ये अगर दोनों देश वाकई दूसरी बार बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं तो पहली बार में कुछ तो मिला होगा, तभी दूसरी बार मिल रहे हैं। अगर इतने इनके डिफरेंसेस होते तो फिर बातचीत के लिए तो दूसरी बार नहीं मानते। लेकिन जो एक तीसरा मतलब एक अलग जो मोर्चा सा बनता जा रहा है, उसकी हम बात कर लें। वो इनको शांति करने के लिए ज्यादा दबाव डालेगा या वो एक दूसरा फ्रंट खुलेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और चीन की तकरार बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और उनके तटों के इलाकों पर नाकेबंदी कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें शामिल ही है।
लेकिन इस नाकेबंदी के बावजूद चीन का एक टैंकर रिच स्टेरी ये सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर गया और अमेरिका सिर्फ देखता रह गया, उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। ये पहला जहाज है जो अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उस खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकला है। पहली बात तो ये, तो चीन ने कोई लिहाज नहीं किया कि हमारा इसके साथ करार है, इस देश के साथ मेरा ये टैंकर है और ये निकलेगा, और उसने उसको आने को कहा और वो आ गया। अब वो ये कह रहा है कि मैं अपनी सारे ऊर्जा समझौते जो हैं वो इसके साथ, ईरान के साथ पूरे करूंगा। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो उनके मामलों में दखल ना दे। पहले बयान आया था चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन का, जिन्होंने कहा था कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में आएंगे और जाएंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका समझौतों का सम्मान करेंगे, निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। इन्होंने अमेरिका को साफ संकेत दिया था कि अगर हॉर्मुज से उसके जहाज को नहीं निकलने दिया गया तो फिर चीन को भी जवाब देने का हक होगा। फिर इसके बाद ये बात चीन के प्रधानमंत्री ने भी कही और शी जिनपिंग भी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा देश डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये मामला कहां बढ़ रहा है? क्या ये एक और कोई कन्फ्रंटेशन खड़ी हो रही है यहां पर? देखिए, मुझे लगता है अमेरिका ये कोशिश नहीं करेगा, और इससे टकराव के और अमेरिका के बढ़ने की ताकत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि वो चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक ले। जिस तरीके से कड़े शब्दों में चीन ने अमेरिका को समझा दिया, उसी का परिणाम ये है कि चीन का जहाज बिना किसी रोक टोक के आराम से निकल गया। अब ट्रंप साहब जरूर ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ घेरीबंदी कर देंगे, किसी को नहीं निकलने देंगे, लेकिन बताइए, अब सेकंड टर्म की बातचीत होने जा रही है इस्लामाबाद में। पहले बातचीत के अंदर तो जब जेंडी वेंस निकले थे तो उन्होंने कहा था कि भाई बातचीत हमारी फेल हो गई है। जिन बातों पर ईरान अड़ा हुआ था वह स्वीकार अमेरिका को नहीं थी, तो अब किस आधार पर ये दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान अड़ा हुआ था कि हमारा नियंत्रण रहेगा, परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो ईरान ने कहा था, सैंक्शन हटाने को लेकर जो कहा था, और बाकी तमाम बातें जो ईरान ने कही थी, क्या अमेरिका उसको मानेगा? तो जिस तरफ अमेरिका खड़ा है दूरी बनाकर, ईरान जहां खड़ा हुआ है, तो जब कोई समझौता का रास्ता नहीं निकल रहा तो दूसरे दौर की बातचीत में वो क्या करेंगे? क्या, और ना अमेरिका ये बताने की स्थिति में है, ना ईरान ने बताया कि किन बातों पर करे भी तो कोई हल नहीं निकलेगा। पहली बातचीत में कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, इन 10 मुद्दों पर हमारी नहीं, आप उसमें देखिए जो सर न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई, न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई जो मीडिया में छप रही है, और उसका खंडन ना अमेरिका ने किया ना ईरान ने किया। कि अमेरिका ने कहा तुम 20 साल के लिए न्यूक्लियर से तौबा कर लो, उसने कहा 5 साल या 6 साल, व्हाटएवर। अगर ये बात आई ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान उस पर विचार ही नहीं कर सकता, कर रहा है वो विचार। शिखर वार्ता बातचीत हो रही है आपके बीच में, तो आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहिए कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हो रही है, हम सेकंड राउंड की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता, न बताई जाती है बात, क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं चल रही। जब कोई ऐसे राउंड पर पहुंच जाए, ऐसी जगह पर पहुंच जाए कि जब बातचीत कहीं कंक्लूसिव होने वाली है, तब बताया जाता है कि भाई इन पर बात हो रही है। अभी तो एक इनिशियल लेवल पर बात हो रही है, ये कोई 2 दिन में नहीं है, कल के टॉक्स में आज खत्म भी हो लगता है जाएगा। दूसरे दौर की बातचीत होगी, ये बातचीत सफल नहीं होने वाली है, ईरान जहां पर अड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है। मैं एक बार फिर से चाइना वाली बात लाना चाहता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वो भी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, और रूस और चीन यही ईरान के साथी हैं, पीछे से जो भी इनकी मदद हो रही है वो भी हो ही रही है। तो ये मतलब अब इन दोनों देशों का एक्टिव होना और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना, ये शांति के लिए दबाव बनाएगा या इस वॉर को और भड़काएगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये दोनों देश ये अमेरिका की औकात बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि अमेरिका की जितनी फजीहत हुई है इस पूरे युद्ध के काल में, अमेरिका अपना एक भी मिशन, एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया है, एक्सेप्ट ये कि ईरान को बॉम्बिंग कर करके 16,000 से ज़्यादा टारगेट पर बॉम्बिंग करके ईरान को बहुत कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। उसकी नेवी को बर्बाद किया होगा, एयरफोर्स को बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों को मारा। सुनते हैं कि 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना जरूर हासिल किया है, लेकिन इस पूरे युद्ध के दरमियान इतनी किरकिरी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम एक सम्मानजनक समझौते से कैसे निकाल करके लेकर के आए। और वो सम्मानजनक समझौता न होने के कारण डेस्परेशन में वो एक कदम उठा रहे हैं। जैसे होता है ना, आदमी जब भरभराता है, दीवारें गिरने लगती है, तो आप क्या करते हैं, दीवारों को भी कई बार पकड़ लेते हैं। आपको पता है कि दीवारें गिर जाएंगी, फिर भी आपको इच्छा होती है कि हम उसे पकड़ करके शायद वो हमारी सुरक्षा में आ जाए। वो यही काम कर रहे हैं। आपको जब पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवा नहीं पाए, तो आप बाहर अरब सागर में आकर के उसकी नाकेबंदी करना चाहते हैं। अब आप पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे में तो जापान का, सिंगापुर का, भारत का, चीन का
सबका आर्थिक हित जो है वो, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में चीन ने लीड लेकर के ये बात बोली कि भाई आप हमारे जहाजों को आने जाने का आप रोकेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और इसमें टकराव बढ़ने का ज्यादा रास्ता बनता है। चाइना ने ये सुपर पावर की तरह बिहेव किया। बिल्कुल तो behave तुम किया। होगे दादा अपने घर में होगे, बिल्कुल किया। मेरा जहाज है मैं निकालूंगा यहाँ से, और कुछ नहीं किया अमेरिका ने। बिल्कुल किया। तो इसको थोड़ा सा मतलब तथ्य के साथ, वो ईरानी पोर्ट से वो जहाज नहीं आ रहा था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये ब्लॉकेड भी दरअसल उसी का हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान और ट्रंप के बीच में सहमति बन चुकी है। ये युद्ध से बाहर जाने के रास्ते हैं। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ब्लॉकेड था, एक ब्लॉकेड अमेरिका का आ गया। ये बातचीत होते दोनों ब्लॉकेड हट जाएंगे, इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं है। और अब एक तरह से देखें तो जो भी जहाज निकल रहे हैं वो एक ईरान से भी बात करते हैं, एक अमेरिका से भी बात करते हैं, और जहाज उनका निकल रहा है। किसी भी जहाज पर ऐसी कोई घटना नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शन ईरानी पोर्ट की बात कर रहे हैं। और कल ही जो अधिकारियों के हवाले से खबर आज छपी है कि भारत को 30 दिनों के लिए और सैंक्शन वेवर मिल गया ईरान से तेल खरीदने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमेरिका को भी पता है कि जिनको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करनी है वो करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। और अभी जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई उसमें भी इसी पर बात हुई नरेंद्र मोदी के साथ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, सुरक्षित रहे और अपनी एनर्जी नीड पूरी हो। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। तो ये जो हम समीर जी कह रहे हैं, आपको लगता है दूसरे दौर के बाद हम कोई फाइनल सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो चुका है, उसका ऐलान कैसे करना है इसका रास्ता खोज रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन बचा के रखी है, दोनों को अपने अपने एक जो डोमेस्टिक फ्रंट है, यहां डोमेस्टिक फ्रंट वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी वाला है, वहां डोमेस्टिक फ्रंट है, कहीं आईआरजीसी इतना हमलावर न हो जाए कि बेचारे निपट जाए। गलीबाफ और अराची। मैं कह रहा हूँ कि रूस और चीन का जो आपने कहा कि वो सुपर पावर को अपनी दादा बता रहे हैं कि आप होंगे सुपर पावर, पर वो भी दबाव का हिस्सा है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए दबाव बनना बहुत जरूरी है। आप इसको ये मत समझिए कि बातचीत टूटने वाला हिस्सा, ये बातचीत बनाने का हिस्सा है कि अमेरिका भी अपना दबाव बनाए, चीन और रूस भी दबाव बनाए, तब कहेंगे इजराइल पूरा बाहर हो गया इस बातचीत से। इजराइल बातचीत में था ही नहीं।